कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद मिश्रा, आपके पॉडकास्ट चैनल अनुभव लखनऊ का चीफ होस्ट। आपको याद होगा लास्ट ईयर हमारे पॉडकास्ट को ग्लोबली लाखों लोगों का अटेंशन मिला था। सो आफ्टर ब्रेक वी आर बैक विद अनुभव पॉडकास्ट चैनल सीरीज 2। दोस्तों, पिछले साल की सीरीज में केवल सीनियर सिटीजन्स के अनुभव शेयर किए थे हम लोगों ने। इस बार हमने 30+ के लोगों के अनुभवों परेशानियों को बांटने की शुरुआत की है। तो अनुभव चैनल की ये पहली सीरीज है, ए दिले नादान। दिल वाकई नादान है, रोता है, गाता है, हंसता है, बहकता है और फिर वक्त के साथ वापस अपने भोलेपन पर लौट आता है। ये किस्से हैं, किस्सों के नायक नायिकाएं खुद बता रही हैं अपनी दास्तान दिव्या शर्मा को। दिव्या, आपका स्टूडियो में स्वागत है। दिव्या पुणे से हैं और वो एक साइकोथेरेपिस्ट है और लोगों की समस्याओं का निदान सहजता से करती आ रही हैं। दिव्या जी, ऐ दिले नादान सीरीज में बताइए, कहाँ से शुरू करें दास्ताने जिंदगी? दास्ताने ज़िंदगी के तो कई सारे पहलू होते हैं, मगर मोटा मोटा हम आज उसको क्लासिफाई करें तो उसकी कुछ थीम्स निकल के आती हैं, जैसे कि रोमांटिक रिलेशनशिप, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, expectations, a sense of self, the need for control, and then of course my own learnings in therapy. दिव्या, चलिए आउट ऑफ दीज एरिया जो आपने छांटे हैं, इसमें शुरुआत करते हैं रोमांटिक रिलेशनशिप से, क्योंकि ये एक रोलर कोस्टर जर्नी भी है और ऑडियंस इससे आइडेंटिफाई भी फौरन करेंगे। तो आज अगर बात करनी है रोमांटिक रिलेशनशिप्स के बारे में, तो पहले हम देखते हैं कि उनको क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं। So some of those things are family pressure, एक environment घर का जिसमें हम बड़े होते हैं, हमारे अपने irrational beliefs, negative thinking and bottle up करना। Family pressure को usually देखा जाता है in terms of what girls go through। तो ये बात तो सबको पता है कि लड़कियों पे शादी करने से लेके पतले होने का, एक तरीके से दिखने का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा है हमेशा से। तो आइए आज सुनते हैं एक डिस्कशन एक मेल क्लाइंट के साथ जो कि डिप्रेशन फाइट कर रहे थे। दिव्या, आपने ये पूछकर तो मेरे जख्म हरे कर दिए। एक्चुअली आई वॉज डेटिंग अ गर्ल फॉर 6 years, जिसके की बाद हमने ये डिसाइड किया कि घर पे बता के शादी करते हैं। और जब तक सबकी मंजूरी हुई, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हम दोनों के बीच थोड़ा डिस्टेंस आ रहा है। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि शी हैड बीन चीटिंग ऑन मी, और मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसी दौरान मुझे भी अपने ऑफिस का कोई शख्स था जो पसंद आया और हमारी बात भी काफ़ी होने लगी, बल्कि ज़्यादा होने लगी। मैंने जब ये घर पे बताया कि तुम बिल्कुल जैसे कोई पहाड़ सा नहीं टूट पड़ता है, वैसा कुछ हो गया मेरे साथ। मुझे उससे शादी नहीं करनी, जैसे ही ये मैंने कहा, सब ने सारा का सारा दोष मुझे ही दे दिया, सब मेरे सिर पर मढ़ दिया और बहुत इमोशनली मुझे ब्लैकमेल किया गया उस टाइम। फ्रॉम सुसाइड टू यही दिन देखना रह गया था क्या, टू अब्यूजेस फ्रॉम माई फादर एक्चुअली। हाँ, मैंने सब कुछ सुना और एंड में सब जानते हुए, मतलब कैसे मैं कुएं में ढकेल दिया गया, ऐसा हुआ। सब जानते हुए भी मैंने शादी करी। शादी के बाद भी मेरी नाउ जो वाइफ है उसके अफेयर्स चलते रहे, हमारे झगड़े भी बढ़ते गए, यहाँ तक कि मैंने उसको अपनी मम्मी से डिस्कस करते सुना कि वो कैसे भी प्रेग्नेंट हो जाए जिससे कि शादी टिकी रहे। और इस दौरान मेरी ऑफिस फ्रेंड से भी बात जो होती थी ना, वो बहुत कम हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस्ड रहने लगा था। अल्टीमेटली मेरे ऊपर डिवोर्सी का टैग लग ही गया। दिव्या, और हमारी कंट्री में आज भी इट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड टू फाइंड अ कंपेनियन विद दिस टैग। सो हमने ये जो सुना, यहाँ क्लियर है कि दोनों में से किसी को असल में शादी तो नहीं करनी थी, किसी प्रकार के सोशल या फैमिली के प्रेशर में आके शादी कर ली।
अब यहाँ सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि जब शादी हमको करनी है, हमको ही निभानी है, तो डिसीजन हमारा होना चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में पेरेंट्स प्ले अ बिग रोल इन सच डिसीजंस। हम अक्सर चुप हो जाते हैं। हमको ऐसे में ज़रूरत होती है असर्टिव होके अपनी बात रखने की। अग्रेसिव भले ही ना हो, मगर असर्टिव होना ज़रूरी है और होना चाहिए भी। It is also a big plus in our overall personality, and people start respecting you for your boundaries. Divya, it's a very interesting question coming to my mind. ये जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं, ये कितने दिनों में आउटग्रो कर जाती हैं, और आइडियली रोमांस के बाद कितने दिन के अंदर शादी कर लीजिए तो रोमांस, लव और मैरिज का जो एक सेफ ट्रेजेक्ट्री है वो आराम से पार हो जाएगी? What a question. Romance is a mystery, and I wish I had a straight answer to this. To keep a relationship going is a full-time job. काफ़ी मेहनत लगती है। रोमांस मैं कहूँगी वो है जो आपको देता है बटरफ्लाइज इन द स्टमक, और दुनिया और खूबसूरत दिखने लगती है थ्रू रोज टिंटेड ग्लासेस। बट वंस दिस फेज इज़ ओवर और हम सब कुछ जान चुके हैं एक दूसरे के बारे में, दैट इज़ व्हेन इट ग्रेजुएट्स टू द लेवल ऑफ लव। नाउ लव स्टेज व्हेन देयर इज़ ओपन कम्युनिकेशन एंड देयर आर शेयर्ड इंटरेस्ट्स, बट उसमें भी स्पेस होती है फॉर बोथ पार्टनर्स टू परस्यू द इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑल्सो। अब लव होता है कंडीशनल और अनकंडीशनल। सबसे पहले तो सबको लगता है अनकंडीशनल लव इज़ द बिगेस्ट ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ लव, क्योंकि अनकंडीशनल लव इज़ द काइंड ऑफ लव जिन पे पोइट्री और कहानियाँ लिखी जाती हैं। रोमियो, जूलियट, हीर, रांझा, सब अनकंडीशनल लव की स्टोरीज़ हैं। अनकंडीशनल लव साउंड्स ब्यूटिफुल, बट असल में वो एक सिंगल थ्रेड से बस झूल रहा होता है। दैट इज़ ऑफ होप। वन पर्सन कीप्स गिविंग and keeps getting frustrated in the relationship, but then goes back to hoping against hope that someday, one day, the other person will see and will reciprocate. Whereas conditional love जो होता है, that is the more practical kind of love. It is transactional in nature, but उसमें दोनों partners की need from the relationship fulfill होती रहती है, which means both are happier. दिव्या, जो आपने कहा it has taken a practical shape in आजकल जो प्री नप्शियल एग्रीमेंट्स हो रहे हैं और जिसमें कि बहुत सारे मुद्दे तय हो जाते हैं कंडीशनल लव के, सो आई थिंक दैट बिगिंस फ्रॉम योर एनालिसिस। एनीवेज, आगे चलिए, लेट्स मूव ऑन। जो नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आपने बताई थी इसके रोमांटिक रिलेशनशिप के बाद, वो था फैमिली एनवायरनमेंट। तो हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? एज अ चाइल्ड अक्सर जो भी हमारे फैमिली का माहौल होता है जिसमें हम बड़े होते हैं, हम सब कॉन्शियसली उसको इंटरनलाइज कर लेते हैं, खुद की भी रियलिटी बना लेते हैं। जैसे कि आइए सुनते हैं एक डिस्कशन का स्निपेट टू सी हाउ दिस एक्चुअली हैपेंस। मुझे थ्रू द कोर्स ऑफ थेरेपी ये रियलाइज़ हुआ है कि मैंने हमेशा ऐसे लोगों को डेट किया है जिन्होंने मेरे से कम कमाया है। मेरा ये मानना रहा है कि अगर मैं अपने पार्टनर से ज़्यादा कमा रही हूँ, इन दैट केस आई विल हैव द अपर हैंड इन द रिलेशनशिप। नन ऑफ दोज men have been compatible with me, but somehow I was always drawn to such men. अब मैं सोचती हूँ तो समझ में आता है ये बहुत पहले से इनग्रेन्ड है मेरे अंदर, क्योंकि मैंने अपने घर पे भी वही देखा है। My mom had to leave her teaching job to take care of me and my sister. And since then, she was always financially dependent on my dad, who would sometimes refuse to give her money. The humiliation we saw for my mother was something I never wanted for myself. अब मुझे एक बहुत अच्छा लड़का मिला है और मैं कमिट भी करना चाहती हूँ। I know he is right for me. I have even told my parents about him. However, I feel I'm unable to feel happy about it, all because the fear of financial dependence is eating me up. He earns more than me, and even though
that no such thing will happen. Now the only thing I can think of is that he will control me and my life is over. तो ये सुना आपने? This is just how deeply our environment plays a role in shaping our personality and generally the people we become. It is very important इसीलिए to attend to these thoughts और अपने आप से dispute करिए, सवाल पूछिए कि हमें ऐसा क्यों लग रहा है. दिव्या, इस कॉलर की क्वेरी में दो बातें इंपॉर्टेंट हैं. एक तो इंडिया में केवल 23% women are earning money, तो 77% women are subjected to this problem more or less. तो एक तो sensitivity about this issue और similar issues जो हैं, ये तो एक रिएक्शन है और रिएक्शन इंपॉर्टेंट है. और दूसरा, आप घूम फिर कर उसी थ्रेट के साथ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कर रहे हैं. सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? कई अनुभव ऐसे हो सकते हैं जो आपके सोचने की प्रक्रिया को विनाशकारी बना देते हैं, जिसको कि हम कैटास्ट्रोफाइजिंग बोलते हैं. और कुछ अनुभव सोचने की प्रक्रिया को एक गंभीर भय से ग्रस्त कर सकते हैं, जैसे एक क्रिपलिंग फियर जिसमें हमें कुछ समझ नहीं आता है और हमें कांस्टेंट उलझन में रहते हैं. बहुत ही फ्रस्ट्रेशन होता है इस फेज़ में. दिस ऑल्सो रिजल्ट्स इन व्हाट वी कॉल कैटास्ट्रोफाइजिंग या फिर ऑफलाइजेशन. मतलब कि वी थिंक ऑफ द वर्स्ट आउटकम ऑफ एनी सिचुएशन, फिर हम वहीं रहने लगते हैं, हम उसी को रियलिटी समझ लेते हैं. आइए इसका भी एक छोटा सा एग्जाम्पल सुनते हैं. नहीं, मैंने अपने घर के अपने पेरेंट्स की शादी देख ली है. मुझे अब शादी से कोई लेना देना ही नहीं है. बस आई एम जस्ट हैप्पी लिविंग अलोन. दिव्या, ये जो आपने अभी कहा विनाशकारी सोच, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टर्म. तो ये आपने इसको एस्क्राइब किया है कि ये फैमिली एनवायरनमेंट के मारे होती है. तो ये एक अपने सोचने की प्रक्रिया भी तो हो सकती है. नथिंग डू विद फैमिली एनवायरनमेंट. आप खुद भी अपने एक ट्रैप में, सेल्फ ट्रैप में पड़े हुए हैं कि साहब ये बहुत ही विनाशकारी घटना होने जा रही है, इज गोइंग टू हैपन. सो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? जी बिल्कुल सही कहा आपने. होता ये है कि हमारे एक्सपीरियंसेस से हमारे ओपिनियंस और हमारी थॉट्स फॉर्म होती हैं और उनसे डिराइव होते हैं हमारे कुछ कोर बिलीव्स. और वो जो कोर बिलीव्स डिराइव होते हैं वो अक्सर हमारी लाइफ के कुछ रूल्स जैसे बन जाते हैं. उससे हमारी लाइफ के जो रूल्स निकलते हैं वो रूल्स को हम अक्सर एकदम रिजिड तरीके से फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने बात की रूमिनेशन की, जिसको कि हम ऑफलाइजिंग या कैटास्ट्रोफाइजिंग या ओवर थिंकिंग भी बोलते हैं. सिमिलरली हमारे अपने बिलीव्स होते हैं जो इरैशनल हो सकते हैं, जो ऑफकोर्स हमारे एक्सपीरियंसेस से ही डिराइव होते हैं. अगेन ये हम एनवायरनमेंट से पिक करते हैं और रोमांटिक रिलेशनशिप्स के केस में काफ़ी कुछ बॉलीवुड से भी. चलिए एक और स्निपेट सुनते हैं टू सी हाउ इट इम्पैक्ट्स अस. बिल्कुल, मैं ये मानती हूँ कि एक अच्छी रिलेशनशिप में केयर, कंसर्न, शेयरिंग और फन होना चाहिए, with absolutely no room for any kind of fights or disagreements. किसी भी अच्छी रिलेशनशिप में झगड़े तो कभी कभी होते ही हैं और कभी कोई जगह है ही नहीं. इसीलिए मैं आई हूँ थेरेपी में, क्योंकि मुझे लगता है मैं इतने इश्यूज रेज करती हूँ अपने हस्बैंड के साथ जो मुझे पता है कि सही है. हाउएवर, मैं ये भी जानती हूँ कि डिसएग्रीमेंट्स के चलते पक्की बात है कि नेक्स्ट ईयर तक मेरा डिवोर्स हो जाएगा. There is no room for fights in any good relationship. इसका तो ये मतलब है ना कि ये शादी ही गलत है. इतनी लड़ाई और बार बार इश्यूज रेज करके डिस्कस करना पड़ रहा है. जब इतना करना पड़ रहा है तो हम तो अलग ही होने वाले हैं. इसी बात का डर है हमें. बट मैं खुद को रोक ही नहीं पाती. जब मुझे कुछ बुरा लगता है एक टाइम तक तो मैं ही कंट्रोल करती हूँ और फिर
फिर मैं बहुत तेज नाराज हो जाती हूँ। सो इस पर्टिकुलर केस में इन्होंने अपने पेरेंट्स को तो देखा था अक्सर डिसएग्रीमेंट में या झगड़ा करते हुए, मगर इनके एक बड़े फेवरेट अंकल हैं, उनको इन्होंने कभी नहीं देखा अपने पार्टनर से लड़ते हुए। सो देन दे बिकेम हर आइडल, और इन्होंने ये मान लिया उनको देख के कि लड़ाई तो कभी हो ही नहीं सकती, डिसएग्रीमेंट के लिए कोई रूम ही नहीं है। सो इसी तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट से चीज़ें नोट करके उनको उठा के अपने लाइफ के कुछ ऐसे इरैशनल से रूल्स बना लेते हैं अक्सर, जो बाद में हमको ही परेशान करते हैं। इवेंचुअली इस पर्टिकुलर केस में इन्होंने अपने उन अंकल से बात करी और इनको पता चला कि डिसएग्रीमेंट्स तो वहाँ भी होते हैं। डिसएग्रीमेंट्स होना इज़ द मोस्ट obvious and normal thing in any relationship. Right, now that also brings me to the point of how we are taught कि चुप रहो, सबसे प्यार से बात करो, धीमे बोलो, धीमे हंसो, don't be a problem for anyone. Basically, don't take up space. इसी सब की वजह से हम बहुत कुछ बॉटल अप करते हैं, जिसको कि मैं अपने सेशंस में बोलती हूँ टाइटनिंग द लिड ऑफ द जार। हम जार की लिड को ज़ोर से बंद करते हैं और हम उसको कहीं छुपा देते हैं, तो हम ये मानने लग जाते हैं दैट इट डज़ नॉट एग्जिस्ट, वो प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट ही नहीं करती। बट इसी वजह से एक दिन वो जब भारी हो जाता है जार और फूट जाता है, तो सबको लगता है अरे इतनी सी बात पे इतना क्यों नाराज़ हो गई, इतने से बात पे इतना बड़ा रिएक्शन। वो बात इतनी सी होती है, मगर वो बहुत दिनों से भरा हुआ जार भी तो था जो फूटा। तो कभी कभी सालों का रिजेंटमेंट होता है जो इस तरीके से फूट के निकलता है। इसीलिए भले ही अग्रेसिवली नहीं, बट हमें अपनी बातें असर्टिवली करती रहनी चाहिए इंस्टेड ऑफ बॉटलिंग इट अप। थैंक यू दिव्या, तुम इतने सारे लोगों की उलझनें सुलझा रही हो। इट्स अ ग्रेट जॉब। इट रिक्वायर्स ग्रेट कंपैशन एंड ग्रेट पेशेंस टू लिसन टू देम एंड सॉर्ट आउट देयर माइंड। और मैं जानकारी में आया अभी कि यूपी गवर्नमेंट ने मेंटल हेल्थ के लिए बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में अपने सेंटर खोले हैं, एंड देयर इज़ ए मैसिव टर्न ऑफ पीपल कमिंग टू देम। ये एक बहुत नया एरिया है प्रॉब्लम का, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दिस जॉब एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस विद अस। वी वुड लाइक टू डू अनदर एपिसोड विद यू, but that's next time. For this time, thank you very much, and thank you audience. We are closing with this. Thank you. So dear ladies and gentlemen, we come to the close of this podcast. This podcast is brought to you by internetradiolive.com from Mr. Alok Verma, and concept designed by Dr. R. Sridhar. Thank you.